हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वही लेक्चर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फेज़ वन में हमने कुछ चीज़ें देख ली थी कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आती है और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट यूनियंस और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस बनी थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सेफ्टी वेल्व हमने थ्योरी पढ़ी थी जिसको एक्सप्लेन तो ए ओ ह्यूम ने करा था, बट लाला लाजपत राय जी ने ये थ्योरी दी थी। आज जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी फॉर्मेशन हो चुकी है 1885 में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो, जो इम्पॉर्टेंट नेम याद करो, लास्ट टाइम हमने एक इंडियन यूनियन पढ़ी थी जिसमें नाम आया था AO ह्यूम का। उसके बाद हमने एक पढ़ी थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने नाम पढ़ा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। तो यहाँ पे बनर्जी ने ऑर्गेनाइजेशन करी थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डिफरेंट इंडिया के अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन सभी को कलेक्ट करा कि आप आओ और मेरा जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको ज्वाइन करते हैं। एक टारगेट लेके हम चलेंगे। और कब बना था वो बना था आपके दिसंबर 1883 के अंदर। तो उसी के 2 साल के बाद हमारे पास बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी ये कॉन्फ्रेंस की बात करी है। अब प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? तो आनंद मोहन बोस जी की थी। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एक पार्लियामेंट बनाएंगे जो कि राष्ट्र लेवल पे होगी, नेशनल लेवल के ऊपर होगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुई कैलकाटा के अंदर इन 1885, तो AO ह्यूम, जिसका मैंने अभी नाम भी लिया, दैट इज़ इंडियन यूनियन। अब इंडियन यूनियन और जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है दोनों का मर्जर हो जाता है 1885 में। और जैसे ही इन दोनों का मर्जर हुआ तो AO ह्यूम के एफर्ट की वजह से और साथ में जो उनके सपोर्ट कर रहे थे जो इंडियन लीडर्स उनको, तो उन सबकी मिलने की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेटअप हो जाता है ऑन 28 दिसंबर 1885। तो फाइनली हमारी जो INC है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये हमने बेसिक सा देख लिया कि कैसे INC बना था। सेफ्टी वेल्व थ्योरी, आई जस्ट होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया, उसमें हमने ये पूरी कवर करी थी कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी का क्या क्या रोल रहा। एक बार फिर से बता देती हूँ। सेफ्टी वेल्व एज पर AO ह्यूम, सुनो थ्योरी बोली जाएगी ना, अगर सेफ्टी वेल्व थ्योरी की किसने दी थी तो नाम याद रखना है लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, जब थ्योरी का पूछा जाएगा फाउंडर। पर अगर एक्सप्लेनेशन देखें कि किसने इंटरप्रिटेशन दी थी सेफ्टी वेल्व थ्योरी के ऊपर, तो AO ह्यूम के बारे में बात आ जाएगी, जो इंडियन यूनियन के फॉर्मर थे और जिनके एफर्ट की वजह से जब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में इमर्जेंस हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। तो AO ह्यूम कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बन पाया था 1885 के अंदर ताकि पॉलिटिकली जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर वो सेफ़ फील कर सकें। अब उनके सेफ़ होने का क्या चक्कर था यहाँ पे? वो ये चीज़ थी कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट आ गया था। लोगों को पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ये INC जब फॉर्म हुई तो एक तरह से सेफ्टी की तरह फॉर्म हुई फॉर द ब्रिटिशर्स एज पर AO ह्यूम। उसके अलावा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे नेशनल कांग्रेस के, तो ये हमने पढ़ लिया है सारा कि जो नेशनल यूनिटी है उसको प्रमोट करना और सारे लोगों को इकट्ठा करना। तो ये हमने सारे रीजंस पढ़ लिए थे। अब देखते हैं वर्किंग कैसे शुरू हुई INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जब फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ। लोकेशन याद रखिएगा, जब फर्स्ट सेशन होता है INC का दैट इज़ एट बॉम्बे। 1885 की बात हो रही है जिस दिन बन रही है अभी ये बॉडी। किसने प्रिसाइड किया था? WC बनर्जी ने किया था और 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद यहाँ पे एक फेज़ आएगा। अब 1885 में हमने देख लिया था ना, फेज़ 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आएगा पहले तो मॉडरेट फेज़। एक मॉडरेट फेज़ आएगा, एक एक्सट्रीम फेज़ आएगा। मॉडरेट फेज़ वाले होंगे कि चलो थोड़े बहुत हम क्या करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की ट्राई करेंगे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट होंगे उनका होगा कि वायलेंस कर दो पर चीज़ों को ठीक करो। तो थोड़ी सी अप्रोच में डिफरेंसेस आएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडरेट फेज़ के बारे में। इसका टाइमलाइन है फ्रॉम 1885 टू 1905, तो लगभग 20 साल का गैप आ जाएगा। तो अर्लीस्ट जो पहले वाले नेशनलिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, वो लिबरलिज्म में बिलीव किया करते थे और मॉडरेट पॉलिटिक्स। इनका मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स के पास कोई मैसेज पहुंचाना है तो उनको खत लिखो, लेटर लिखो। ठीक है, कोई कोर्ट से आपको कोई चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पिटीशन डालो। पर लड़ाई के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। तो जो शुरू में आप लीडर्स देखोगे जो मॉडरेट पॉलिटिक्स में बिलीव किया करते थे, मॉडरेट मतलब इंटरमीडिएट से थे, चाहते तो भला ही है देश का पर मॉडरेट लेवल पे थे, लड़ाई भी नहीं करना चाहते वैसे थे। बाकी लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, ओपन आइडियाज़ के लिए प्रेजेंट रहा करते थे। अब ये जो 1885 से लेके 1905 तक का टाइम पीरियड है, इस फेज़ को हम मॉडरेट फेज़ बोल देते हैं कांग्रेस का।
मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी वो भी अपने को पता होनी चाहिए। इनका मानना था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे आज के टाइम पे मैं अगर आपसे पूछूं सेंटर कहाँ पे है, तो दिल्ली में बैठी होती है ना, जो अभी एनडीए है, मिक्सचर है, बेसिकली कोalition की सरकार है अभी, तो जब हम इस लेक्चर को कर रहे हैं इस टाइम पे, दैट इज़ इन ईयर 2025, तो कोalition की सरकार है। तो उस टाइम पे चलो अब 1885 में यहाँ पे मॉडरेट्स की डिमांड हुआ करती थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस बन रही हैं, रूल्स बन रहे हैं, उसमें और ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाए। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को चाहे से इंक्रीज़ कर दो, पर इंडियंस की पार्टिसिपेशन वहाँ पे इंक्रीज़ करो। डिफेंस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको रिड्यूस करो, डिफेंस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको रिड्यूस करो। क्योंकि क्यों बोला यहाँ पे, वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारा जो डिफेंस टेक है, डिफेंस सिस्टम है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, पर यहाँ पे इंडियंस क्यों बोल रहे थे टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस? क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको डिप्लॉय किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के अंदर, और अपनी आर्मी के लिए वो डिफेंस के ऊपर पैसा लगाया करते थे। इंडिया में भी लगा रहे हैं और जो फॉरेन मतलब अपनी कंट्री में है, ब्रिटेन में है, वहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो इस वजह से बोला था कि ये जो आप डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहे हो उसको थोड़ा कर्व करो। होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया। अब इंडियन सिविल सर्विसेज जो आज आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से जानते हो जिस पेपर को, ये पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ करता था, पर इसको देने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था। तो एज़ पर मॉडरेट्स दिस एग्ज़ाम शुड बी कंडक्ट इन इंडिया। इसके अलावा मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। याद है ना, 1 लाख रुपया लगाया गया पर सिर्फ एलीट क्लास के जो इंडियंस थे उनके ऊपर, ताकि, और साथ में बोल दिया कि जो बाकी और बच जाएंगे, मासेस बच जाएंगे, उनको आप खुद ही पढ़ाओगे। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी उस वजह से। तो ये चीज़ जो थी, अब यहाँ पे मॉडरेट्स बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो मासेस को पहुँचाओ। टू अमेंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडियंस के साथ, उन लॉज को रिमूव किया जाए। तभी तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री की डिमांड हो रही है। नाउ अचीवमेंट्स क्या क्या हुई मॉडरेट्स की, जो मॉडरेट थे उनकी अचीवमेंट क्या क्या थी? तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म ये ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। तो इनके हिसाब से जो इकोनॉमी है वो ब्रिटिशर्स इंडिया की कहाँ लेके जा रहे हैं सारी, टू द ब्रिटेन। अभी मिंट के ऊपर एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ ऑक्सफैम रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है। इन्होंने बोला है कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, दे वर टेकर्स नॉट मेकर्स। उन्होंने सिर्फ लिया है, दिया, बनाया नहीं है खुद कुछ। आज के टाइम पे बोलते हैं ना खुद को कि ब्रेंट लाइन है बीच में, ऊपर की तरफ सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं, नीचे की तरफ सारी डेवलपिंग स्टेज में है या फिर पुअर हैं, बोलते हैं ना आज के टाइम पे ये। पर एज़ पर द ऑक्सफैम रिपोर्ट, अगर ब्रिटिशर्स को आज हम बोले ना कि हमारा पैसा वापस करो जो आपने हमारे इंडिया से लिया था, तो इनके पास आधा पैसा भी अवेलेबल नहीं होएगा। तो दे वर टेकर्स नॉट मेकर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। खैर ये हमने थोड़ा सा करंट कर लिया। अब कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि दादा भाई नारोजी, जस्टिस एमजी रनाडे, इनके बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके। आरसी दत्त, इन्होंने प्रेजेंट किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी दी थी, दैट इज़ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कि एक पाइप लगाई हुई है और वो कहाँ जाती है, सीधी इंडिया से जाती है ब्रिटेन, और यहाँ से जाता है हमारा वेल्थ, कहाँ जा रहा है, यूके जा रहा है। तो ये जो मेन इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं दादा भाई नारोजी, और साथ में कौन थे और भी, जस्टिस एमजी रनाडे और आरसी दत्त। और साथ में बोला टैरिफ प्रोटेक्शन। अब देखो टैरिफ लिया करते थे ये लोग, टैक्स ले रहे हैं ट्रेड के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है, बाहर जाके बेच रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो इंडस्ट्रीज़ को देनी चाहिए, और जो टैक्स है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक वन ऑफ द अचीवमेंट थी दैट वाज डन बाय द मॉडरेट लीडर्स। इसके अलावा इन्होंने बोला जो प्लांटेशन लेबरर्स हैं उनकी जो कंडीशन है, लाइफस्टाइल है, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये इन्होंने डिमांड रखी थी मॉडरेट्स ने, इसको अचीव किया। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द अचीवमेंट। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड रिडक्शन इन टैक्सेशन, टैक्स को फाइनली इन्होंने डिमांड रखी थी कि रिड्यूस किया जाए, इन्होंने ये अचीव भी किया। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक के ऊपर जो टैक्स लगा करता था पहले, ये भी इन्होंने रिमूव करवाया, एबोलिशन करा दी उसकी। तो दीज वर द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट पीपल। जो मॉडरेट्स के अंदर लीडर्स हुआ करते थे, ये सारी उनकी अचीवमेंट्स आ जाती हैं। नाउ व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या चेंजेस किए। मॉडरेट और एक्सट्रीम दोनों ही रिफॉर्मर हैं, रिवाइवल में नहीं ये बिलीव करते, दे बिलीव इन रिफॉर्म, बस अप्रोच डिफरेंट है। एक्सट्रीम का नाम से पता लग रहा है ना कि कुछ भी कर जाओ, बस चेंज लेके आओ, वो वाली सिचुएशन थी एक्सट्रीम वाले ग्रुप की। पर मॉडरेट जो थे ये थोड़ा दोनों पार्टीज़ का सोच लिया करते थे, थोड़े शांत व्यवहार के थे इफ़ कंपेयर टू द एक्सट्रीम।
एक्सट्रीम में लाल बाल पाल वेरी पॉपुलर ट्राइनिटी बनती है इनकी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर जो आते हैं। जो मॉडरेट थे इन्होंने डिमांड किया एक्सपांशन, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो भी पढ़ा हमने कि इसकी एक्सपांशन करी जाए, इंडियंस को और ज़्यादा सीट्स वहाँ पे दी जाएँ। नेशनलिस्ट फर्दर डिमांडेड द राइट टू कंट्रोल बजटरी पावर, जो बजट आता था तो उसके ऊपर भी इंडियंस की प्रेजेंस होनी चाहिए। नाउ रिफॉर्म्स इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स करे गए? तो सबसे पहले तो इंडियनाइजेशन बोला था हमने कि जो हायर ग्रेड की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जैसे आईसीएस से जो सिलेक्शन हो रही है उसमें भी जो हाई रैंक होना चाहिए वो इंडियंस का होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम ही इंडिया का है। नेशनलिस्ट डिमांडेड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आज के टाइम पे आप एक पढ़ते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट नंबर 4 आता है ये हमारे पॉलिटी का। तो पार्ट नंबर 4 आता है जो डीपीएसपी, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 50 विच सेज दैट जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव हैं दोनों सेपरेट होने चाहिए। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी एक रिफॉर्म था दैट वाज, अब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं ना, 1949 में हमने आधा से इम्प्लीमेंट किया, 1950 के अंदर 26 जनवरी उसमें हमने पूरी इम्प्लीमेंटेशन करी। उसके बाद जो डिमांड थी दैट इज़ टू प्रमोट प्राइमरी एजुकेशन अलॉन्ग विद टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट करी जाए, हायर एजुकेशन प्रमोट करी जाए इंडिया के अंदर। इसके अलावा डिमांड रखी गई सिविल राइट्स की। क्या क्या सिविल राइट? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो, प्रेस की, प्रेस पे हमने देखा पहले कैसे सेंसर लगा रहे हैं ये लोग, थॉट के ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर, ये सारा कहाँ पे आ रहा है आपके आर्टिकल 19 में आज के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो उस टाइम पे मॉडरेट्स ने डिमांड्स रखी थी। मेथड क्या था इनके पॉलिटिकल वर्क का? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ऊपर देखिए अभी डिमांड हमने जो ये फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगा है, थॉट मांगा है, स्पीच मांगा है, तो इन सभी की बात कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे क्रिएट किया गया और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करी गई, परसुएडिंग ब्रिटिश अथॉरिटीज़ फॉर रिफॉर्म्स। परसुएशन, यस, जो मैंने आपको बोला ना कि लेटर लिखो ब्रिटिशर्स को, ये अप्रोच रहा करती थी मॉडरेट्स की, ये वाली अप्रोच थी कि परसुएशन करो उनको, मनाओ उनको अपनी बातों से, पर एक्सट्रीम वाले गुस्सा कर जाया करते थे, ठीक है, तो तभी बोला एक्सट्रीम ग्रुप। अब देखो पिटीशन, स्पीच, ये देखो पिटीशन का भी मैंने बता दिया आपको, स्पीच दो, रेजोल्यूशन लो, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब लिखो और अपनी जो डिमांड है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखो। दैट वाज द अप्रोच ऑफ मॉडरेट्स। ब्रिटिश कमेटी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बनी थी 1889 में, लगभग 4 साल के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। और 1890 के अंदर ये जो कमेटी थी इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट कर दिया जिसका नाम ही क्या रख दिया? इंडिया। तो ये जर्नल का ही नाम रख दिया इंडिया जर्नल। जैसे आज के टाइम पे मैगजीन्स आती हैं ना, तो जर्नल भी वैसा ही होता है सॉर्ट ऑफ। आपने देखा होगा जो पीएचडी वगैरह करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं जिनका रिसर्च रिलेटेड वर्क होता है या रिव्यू पेपर का काम होता है, उनको पता होता है ये जर्नल चीज़ क्या है। तो इंडिया उसका नाम रख दिया था। मासिस का क्या रोल था? तो मेन ऑब्जेक्टिव सभी का कहाँ पे था? राष्ट्रवाद के ऊपर था, नेशनलिज्म की फीलिंग सभी के अंदर आ चुकी थी। मास पार्टिसिपेशन की कमी थी, मॉडरेट कुड नॉट टेक मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशंस। अभी भी क्या था, मिलिटेंट और जो पॉलिटिकल पोजीशंस थी उनको नहीं ले पाते थे इंडियंस। तो अब 1885 के बाद चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ने काफ़ी हॉस्टाइल एटीट्यूड डेवलप किया, दैट तभी तो इसको हमने मॉडरेट बोला ना, मॉडरेट फेज बोला, जो आपका 1885 से लेके 1905 तक का टाइम लाइन है। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको सिडिशियस भी डिस्क्राइब किया गया। सिडिशियस मतलब जो राजद्रोह वर्ड होता है। आज के टाइम पे अगर देखोगे तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 टॉक्स अबाउट, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट सिडिशन। और वैसे आईपीसी की अगर बात करें, आईपीसी जो ये लोग 1860 में ले आए थे ब्रिटिशर्स, तो उसके तहत ये सेक्शन 125 समथिंग हुआ करता, सेक्शन 124 हुआ करता था आई थिंक, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, पर अब उसका कोई रेलिवेंस नहीं है बिकॉज अब भारतीय न्याय संहिता पे हम जा चुके हैं। और फैक्ट्री ऑफ सिडिशन भी बोला गया है कई बार लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे कांग्रेस को क्या देखो कैसे नाम से पुकार रहे हैं, दैट फैक्ट्री ऑफ सिडिशन, ठीक है, राजद्रोही हैं ये सारे। तो बिकॉज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ रहे हैं तो राजद्रोही ही डिक्लेयर कर दिया। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे मॉडरेट्स हमने पढ़ लिए हैं, अभी एक्सट्रीम्स हमें देखने हैं, थोड़ी देर में देखेंगे उनको भी। कादम्बिनी गांगुली जो थी, शी एड्रेस द कांग्रेस सेशन एट कैलकटा इन 1890। 1890 का जो सेशन हुआ था 1885 के 5 साल के बाद, तो वो कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में
हेड करा था, प्रिसाइड किया था। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, तो याद रखिएगा। नाउ लिमिटेशंस क्या क्या है मॉडरेट्स की, तो एक तो नैरो सोशल बेस था इनका, हाईली एक्सक्लूसिव क्लब था, मेथड और मीन जो थे वो मासेस को समझ ही नहीं आते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे ज़्यादा थे लोग, तो मासेस को वो समझ नहीं आ पाती थी चीज़ें, और लॉयल से थे ब्रिटिशर्स की तरफ, प्यार प्रेम से बातचीत करने की ट्राई कर रहे हैं, लेटर, स्पीच, रेजोल्यूशन, एप्लीकेशन, इन चीज़ों से ट्राई कर रहे हैं कि हम ब्रिटिशर्स को परसुएट कर लें। इसके अलावा एनसी के सेशन कहाँ कहाँ पे हुए, तो ये आप लोकेशंस देख सकते हो, थ्रू आउट इंडिया चले। जैसे हमने देखा कि सबसे पहला कहाँ पे हुआ था, 1885 का बॉम्बे में, ठीक है, 1885 आ गया बॉम्बे में, 1889 आ गया बॉम्बे में, 1904 आ गया बॉम्बे में, 1959, 1915, 1918, 1934, ये सारे ही कहाँ पे हुए हैं, दीज वर बॉम्बे सेशन। ये आ गया बेलगांव का, बेलगांव का होता है 1924, एक ही बार हुआ है बेलगांव में। मद्रास में भी बहुत बार हुआ, जैसे 1887 में, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927, दिस इज़ हाईली फैक्चुअल, याद ही करना पड़ेगा। लखनऊ में भी 3 बार हुआ, 1899, 1916, 1936, ठीक है, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस बना दूंगी ताकि याद हो जाए। इसके बाद लाहौर में भी काफ़ी बार हुआ, अभी पार्टीशन नहीं हुआ है ना, तो 1893, 1900, 1909, 1929, कराची में भी हुआ 2 बार, 1913, 1913 और 1931, 13 का उल्टा कर लेना वो कराची का आ जाएगा। अमृतसर में 1919, ठीक है, जलियांवाला मैसेक्रे आपको याद होगा, तो वो भी 1919 का ही ईयर है, अमृतसर में आ जाएगी। दिल्ली 1918, 1923, 1932, कानपुर में एक ही बार है 1925, इलाहाबाद में भी 3 बार है, बनारस में 1905, और बैंकीपुर ये बिहार वाले रीजन में आ जाएगा 1912, गया 1922, रामगढ़ 1940, बाकी कैलकाटा में तो बहुत ही बार हुआ है। नागपुर में आ जाएगा 1891, हरिपुरा 1938, सूरत 1907, अहमदाबाद 1902, 1921, पूना में हुआ 1895, गुवाहाटी 1926, तो यहाँ भी काकीनाडा, तो इट वाज इन आंध्र प्रदेश 1923, अमरावती अगेन आंध्र प्रदेश 1897। तो आप देख सकते हो थ्रू आउट इंडिया सेशन चल रहे हैं, ऐसे नहीं है किसी एक, अगर बंगाल इंपॉर्टेंट प्लेस है तो सिर्फ बंगाल पे ही किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ करता था। थ्रू आउट इंडिया आप देख रहे हो कि जो सेशन है वहाँ पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी जी से एसोसिएटेड मुझे आप एक सेशन बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, इन्हीं में से एक जगह पे हुआ था और एक ही करा था कंडक्ट, तो वो सारा मुझे बताएंगे कि कब हुआ था और ईयर के साथ लोकेशन भी ज़रूर से बताइएगा। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।